हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लेसेंटेशन पढ़ा था। मैमल्स में प्लेसेंटेशन कैसी होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, क्या उसका रोल है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में या फिर बर्थ में क्या उसका रोल है। डेवलपमेंट में प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है एम्ब्रायो को वो प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करवाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये फीटस से जुड़ा हुआ होता है और मैटरनल बॉडी से लेकर फीटल टिश्यू तक ये ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का काम करता है। ये दोनों के बीच में एक तरह से कनेक्टिव लिंक है। मैटरनल टिश्यू से जो भी प्रोडक्ट्स फीटस के पास जाने हैं, जो भी न्यूट्रिशन फीटस के पास जाने हैं या फिर किसी भी प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स फीटस के पास जाना है, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ा और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है डेवलपमेंट में किसी भी एम्ब्रायो के। और ये भी हमने देख लिया था क्योंकि यहाँ पे जो एग आता है मैमल्स के केस में वो एलेसिथल होता है। अगर हम बात करें तो वहाँ पे एलेसिथल एग है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का यॉक नहीं है। तो यॉक नहीं है दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन का कोई और मीडियम नहीं है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक टेम्पररी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा इज़ अ टेम्पररी ऑर्गन जो कि डेवलपमेंट के दौरान प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है और उसके बाद डिजेनरेट होता है या रिमूव होता है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा को किन आधारों पे अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिस आधार पर प्लेसेंटा को क्लासिफिकेशन की गई है प्लेसेंटा की, और किस हिसाब से क्लासिफिकेशन की है, क्या क्लासिफिकेशन की है, क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे प्लेसेंटा के बारे में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का अगर बेसिस देखें तो लेयर्स के आधार पे कि किस लेयर से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है, किस लेयर से प्लेसेंटा बना है, इस आधार पे हम प्लेसेंटा को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। लेयर के आधार पे 3 भाग में प्लेसेंटा जो है लेयर के आधार पे डिवाइडेड है। पहला है कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा। अगर सबसे पहले की बात करें तो ये है कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा। कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा इसको अपन यॉक सैक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसको हम लोग यॉक सैक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा या फिर यॉक सैक प्लेसेंटा का क्या मतलब है, यहाँ पे कोरियन और यॉक सैक की लेयर मौजूद है। लेयर्स 3 हैं यहाँ पे, आप देख लो लेयर्स जो है 3 है। सबसे पहला कोरियन, दूसरा लेयर जो है यॉक सैक का है और कोरियन और यॉक सैक के बाद एक एलेंटॉइन की लेयर है। ठीक है, तीसरी लेयर जो है यहाँ पे वो एलेंटॉइन की है। तो ये 3 लेयर है। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कोरियोविटेलाइन या यॉक सैक प्लेसेंटा, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोरियन और यॉक सैक की जो लेयर है वो मौजूद रहेगी, इसी से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। कोरियन और यॉक सैक की लेयर मौजूद रहेगी। एलेंटॉइन, तो एक एलेंटॉइन, एक कोरियन और एक यॉक सैक। अगर इनकी हम बात करें तो एलेंटॉइन नहीं रहेगा, बाकी कोरियन और यॉक सैक जो है मौजूद रहेगा पहले वाले केस में। ठीक, उसके बाद कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा जो है, विटेलाइन बोलते हैं अपन यॉक सैक के लेयर, यॉक की जो लेयर होती है, यॉक सैक जो होता है उसको अपन विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो आएगा ये आएगा मार्सुपियल्स में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हो जाएगा मार्सुपियंस। मार्सुपियंस में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखें, कोरियोविटेलाइन के बाद आता है कोरियो एलेंटॉइक। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स जो है मौजूद रहेगी। कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा, मतलब कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा में एलेंटोइन और कोरियन की जो लेयर्स है वो मौजूद रहेगी। इन्हीं लेयर से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा।
एलेंटॉइन और कोरियन की लेयर प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल में आप लिख लो यूथेरियंस। यूथेरियंस जो होते हैं वो कोरियो एलेंटॉइक टाइप का प्लेसेंटा शो करते हैं, इनके अंदर कोरियो एलेंटॉइक टाइप का प्लेसेंटा फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड काइंड ऑफ प्लेसेंटा जो कि लेयर्स के बेसिस पे बना है, वो है कोरियोनिक प्लेसेंटा। फाइनल है कोरियोनिक प्लेसेंटा। इसमें और कुछ नहीं है, बस कोरियन की लेयर है, वहीं से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ कोरियन की लेयर है, वहीं से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। और इसमें आते हैं ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस एंड मंकी जो है कोरियोनिक प्लेसेंटा शो करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं तो मंकी एंड ह्यूमन, मंकीज़ भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। तो ये 3 टाइप के प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के आधार पे 3 टाइप के थे। कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा, कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये 3 टाइप के प्लेसेंटा हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। अब उसके बाद नेक्स्ट बेसिस देखते हैं अपना क्लोजनेस ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू। फीटस और मैटरनल टिश्यू के बीच में कितना जुड़ाव है, उस आधार पे प्लेसेंटा को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। फीटस और मैटरनल टिश्यू मतलब मदर के टिश्यूज़ में कितना जुड़ाव है, कितना जुड़े हुए हैं दोनों, उस आधार पे भी हम डिवीज़न यहाँ पे प्लेसेंटा की करते हैं। On the basis of closeness of fetal and maternal tissue. Closeness of fetal and maternal tissue. फीटल और मैटरनल टिश्यू के बीच में कितनी क्लोजनेस, कितना जुड़ाव है, उस आधार पे हम यहाँ पे प्लेसेंटा को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। अगर सबसे पहली अगर अपन बात करें तो वो होता है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा क्या है? यहाँ पे क्या होगा, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा का मतलब हुआ कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू जो है अलग अलग होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज आर सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इसको अपन बोलते हैं डेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। उसके बाद अगर अपन देखें तो कोरियोनिक विलाई जो है, अच्छा एक चीज़ और, मैटरनल प्लेसेंटा, मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कोरियोनिक विलाई की मदद से। कोरियोनिक विलाई, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है उस पर एक विलाई टाइप का स्ट्रक्चर, फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। सिर्फ एक नहीं, एक से अधिक स्ट्रक्चर जो है मौजूद रहते हैं। वो जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर हैं वही जाके मैटरनल यूटेराइन वॉल से फ्यूज़ होते हैं, उसके अंदर धंस जाते हैं और धंसने के बाद वो वहाँ पे पकड़ रखते हैं अपनी। कोरियोनिक विलाई जब मैटरनल वॉल से फ्यूज़ होके रहेगी तब वो डेसिडुएट प्लेसेंटा में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पूरी तरह से सेपरेट हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे कि कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटल टिश्यू, कोरियोनिक विलाई फीटल टिश्यू के अंदर रहता है, मैटरनल में नहीं, फीटस के पास रहता है। कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटल टिश्यू इज़ नॉट फ्यूज्ड विथ मैटरनल टिश्यू। कोरियोनिक विलाई जो है फीटल टिश्यू का, इसका क्या होगा, इट इज़ नॉट फ्यूज्ड विथ मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू से ये फ्यूज्ड नहीं होगा।
मैटरनल टिश्यू. So chorionic villi of fetal tissue is not fused with maternal tissue. fetal tissue का chorionic villi maternal tissue के साथ फ्यूज़ किया हुआ नहीं रहेगा, इस कारण से नॉन डेसिडुएट है. उसके अलावा किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होगा यूटेराइन वॉल को पार्चुरेशन के समय. नो डैमेज टू द यूटेराइन वॉल ड्यूरिंग पार्चुरेशन. मतलब पार्चुरेशन मतलब बर्थ के समय. चूँकि ये कोरियोनिक विलाई जो है ये यूटेराइन वॉल से जुड़ी हुई है ही नहीं, उससे चिपकी हुई नहीं है. तो जब चिपकी हुई नहीं है तो पार्चुरेशन के समय, बच्चे के जन्म के समय किसी भी प्रकार का डैमेज इस यूटेराइन वॉल को नहीं होगा, क्योंकि इससे चीज़ें जुड़ी हुई नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा बच्चा. सो यूटेराइन वॉल जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी डैमेज नहीं आएगा पार्चुरेशन के समय. पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ. ठीक है. उसके बाद कोई डैमेज नहीं आएगा, दैट मीन्स किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होगी. नो ब्लीडिंग. ठीक. नो ब्लीडिंग के बारे में बात करें तो मैटरनल टिश्यू के किसी भी पोर्शन का कोई लॉस नहीं होगा. नो लॉस ऑफ मैटरनल टिश्यू. मैटरनल टिश्यू के किसी भी पार्ट का लॉस नहीं होगा. उसके बाद अगर अपन देखें फीटल टिश्यू के कुछ पार्ट का लॉस हो सकता है. हाँ, कोरियोनिक विलाई फीटल टिश्यू के पास है तो फीटल टिश्यू का थोड़ा लॉस हो सकता है, फीटल टिश्यू थोड़ा सा डिजेनरेट हो सकता है. तो यहाँ पे लॉस ऑफ फीटल टिश्यू, फीटल टिश्यू का थोड़ा लॉस होगा. अब एग्जाम्पल में इसमें अपन तुम लिख लो पिग्स. पिग्स में इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है. कैटल्स. ठीक है. पिग्स और कैटल्स में इस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है. तो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा देख लिया. मैटरनल फीटल टिश्यू सेपरेट रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई फ्यूज़न उसके अंदर नहीं होता है, जुड़े हुए नहीं रहते हैं. यूटेराइन वॉल को कोई डैमेज नहीं होता है इसी कारण से पार्चुरेशन के समय, चाइल्ड बर्थ के समय, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं रहते. और कोई डैमेज नहीं होता, डेट मीन्स किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार का मैटरनल टिश्यू का लॉस नहीं होगा. पर इस समय फीटल टिश्यू का थोड़ा लॉस हो जाता है. और एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जो टाइप का प्लेसेंटा है ये पिग्स में और कैटल्स में, मतलब गाय भैंसों में, भेड़ों बकरियों में पाया जाता है इन टाइप का प्लेसेंटा. तो पहला हो गया नॉन डेसिडुएट. नेक्स्ट पे अपन चलते हैं. नेक्स्ट इज डेसिडुएट प्लेसेंटा. नॉन डेसिडुएट तो लिख लिया. हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजनेस ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के आपस में अटैचमेंट कैसी है, उस आधार पे डिवीजन पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा का. नेक्स्ट है डेसिडुएट प्लेसेंटा. डेसिडुएट प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डेसिडुआ का लॉस होगा. लॉस ऑफ डेसिडुआ एज वेल एज फीटल टिश्यू. लॉस ऑफ डेसिडुआ एज वेल एज फीटल टिश्यू. अब ये जो डेसिडुआ है ये मैटरनल यूटेराइन म्यूकस की जो लाइनिंग होती है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है. डेसिडुआ की बात करें तो ये क्या है? मॉडिफाइड म्यूकस लाइनिंग या म्यूकोजल लाइनिंग. मॉडिफाइड म्यूकोजल लाइनिंग. म्यूकोजल लेयर जो होती है यूटेराइन वॉल की, मैटरनल टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, मदर की बात कर रहा हूँ, उनके यूटेरस में जो यूटेराइन वॉल होती है, म्यूकोजल लाइन जो होती है, वही मॉडिफाई होके ये डेसिडुआ बनाते हैं. ठीक है. तो डेसिडुआ जो है उसका लॉस होगा यहाँ पे. फीटल टिश्यू जो है वो पेनेट्रेट करेगा मैटरनल टिश्यू में. फीटल टिश्यू पेनेट्रेट्स द मैटरनल टिश्यू.
fetal tissue penetrates the maternal tissue. फीटल टिश्यू पेनिट्रेट्स द मैटरनल टिश्यू। जो फीटल टिश्यू होगा वो मैटरनल टिश्यू को पेनिट्रेट करेगा, मतलब जाहिर सी बात है जो वॉल है मैटरनल टिश्यू का उसमें फीटल टिश्यू अंदर की तरफ धंसता जाएगा, अंदर की तरफ धंसने लगेगा, उसी को बोला जा रहा है कि फीटल टिश्यू जो है वो पेनिट्रेट करेगा मैटरनल टिश्यू को। उसके बाद अगर अपन देखें, चूँकि ये अंदर की तरफ धंसता जाएगा तो एक रिजिड टाइप का, एक बहुत ही रफ टाइप का कनेक्शन यहाँ पे स्थापित होगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है वो रिजिड कनेक्शन है, रिजिड कनेक्शन। रिजिड कनेक्शन के बाद अगर अपन बात करें तो ये जो डेसिडुएट प्लेसेंटा, इसके बारे में एक चीज़ और लिख लेना, ये इसी को अपन ट्रू प्लेसेंटा बोलते हैं। डेसिडुएट प्लेसेंटा ही है, इसी को अपन ट्रू प्लेसेंटा बोलते हैं। ट्रू प्लेसेंटा यही होता है। कोरियोनिक विलाई जो है वो मैटरनल टिश्यू से फ्यूज़ हो जाती है। पिछले वाले में फ्यूज़ नहीं हुई थी, यहाँ पे ये फ्यूज़ होगी। कोरियोनिक विलाई फ्यूजेस विथ मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू से फ्यूज़ हो जाती है। अब ये फ्यूज़ हो रही है तभी तो ये पेनिट्रेशन हो रहा है, या फिर तभी तो ये सारी चीज़ आपस में जुड़ रही है। पहले ही मैंने बोला था कि फीटल टिश्यू मैटरनल टिश्यू से जुड़ता किससे? कोरियोनिक विलाई की मदद से ही जुड़ता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है, कोरियोनिक विलाई फ्यूज़ हो रहा है, थोड़ा रफ तरीके से, रिजिड तरीके से फ्यूज़ हो रहा है, इस कारण से मैटरनल टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन हो रही है फीटल टिश्यू की, और ये जो डेसिडुआ है ये रिमूव हो जा रहा है। डेसिडुआ क्या है? एक आउटर लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग थी जो कि मॉडिफाई होके डेसिडुआ इन्होंने बना दिया। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो ट्रू प्लेसेंटा ये किस में होता है? ह्यूमंस में होता है। एग्जाम्पल की बात करें ट्रू प्लेसेंटा कहाँ होता है? ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में। ह्यूमंस में हो गया, डॉग्स में हो गया, कैट्स में हो गया, रैबिट में हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल आप लिख लो। तो नॉन डेसिडुएट देख लिया, डेसिडुएट देख लिया, दो टाइप के हमने प्लेसेंटा देख लिए क्लोजनेस ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू के आधार पे। तीसरा है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। आई होप कि ये दोनों लिख लिए होंगे। थर्ड पार्ट अपन देखते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं प्लेसेंटा का। कॉन्ट्रा डेसिडुएट। कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें तो मैटरनल और फीटल टिश्यू जो है वो दोनों का लॉस होता है पार्चुरेशन के समय। लॉस ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के समय मैटरनल और फीटल टिश्यू दोनों का लॉस होता है। अच्छा, लॉस मतलब पार्शियल लॉस, कोई ज़्यादा लॉस नहीं, एक मात्रा, एक कम मात्रा में ही दोनों के अंदर से थोड़ा थोड़ा लूज़ होगा, जो उनके टिश्यूज सेल हैं वो लूज़ होंगे। ठीक है, इसमें वापस से आप लिख सकते हो कि वेरी रिजिड कनेक्शन होता है मैटरनल और फीटल टिश्यू में। रिजिड कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन होता है फीटल और मैटरनल टिश्यू में। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लिख सकते हो टैल्पा, एग्जाम्पल हो जाएगा टैल्पा। उसके अलावा एग्जाम्पल में पैरामिल्स भी आ जाता है, पैरामिल्स। तो ये दो एग्जाम्पल आपने लिख लिए कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा के, पैरामिल्स, PARA, पैरामिल्स। तो मैटरनल और फीटल टिश्यू दोनों में से थोड़ा थोड़ा लॉस होगा, रिजिड कनेक्शन होगा,
और एग्जाम्पल में टेल्पा और पैरामिल्स, बस इतना है। उसके अलावा फाइनल जो अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, कोरियोनिक लेयर जो है, कोरियोन जो है, उसके ऊपर विलाई की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इस आधार पे भी अलग अलग पार्ट्स में प्लेसेंटा को डिवाइड किया गया है। विलाई की डिस्ट्रीब्यूशन, विलाई किस तरह से मौजूद है, इस आधार पे भी प्लेसेंटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन प्लेसेंटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन कोरियोन, कोरियोन के ऊपर या कोरियोनिक लेयर के ऊपर विलाई किस तरह से अरेंज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस आधार पे भी अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा की हमें स्टडी करनी है। सबसे पहला है डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा, डिफ्यूज का यहाँ पे मतलब है स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरा हुआ, ठीक है। तो डिफ्यूज प्लेसेंटा मतलब कि यहाँ पे जो विलाई होगी वो स्कैटर्ड होगी, बिखरी हुई होगी, स्कैटर्ड विलाई, एक जगह अरेंज नहीं होगी, अच्छे से अरेंज्ड नहीं रहेगी, बिखरी हुई रहेगी पूरी लेयर पे, ठीक है। डिफ्यूज रहेगी, स्कैटर्ड रहेगी। एग्जाम्पल में आप लिख लो इसके पिग और हॉर्स, पिग हॉर्स, एग्जाम्पल में हो गए पिग और हॉर्स। दूसरे आते हैं कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा। अच्छा, इसमें वेल भी आ जाएगी, लिख लेना बी। नेक्स्ट आ गया कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा। कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें तो विलाई जो प्रेजेंट होगा कोरियोन के ऊपर वो कॉटिलेडन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कॉटिलेडन यहाँ पे बोलने का मतलब है ग्रुप में प्रेजेंट होगा या पैचेस के रूप में प्रेजेंट होगा। विलाई प्रेजेंट ऑन कोरियोन in the form of cotyledon, in the form of cotyledon, cotyledon के फॉर्म में, मतलब मैं बोल दूं यहाँ पे ग्रुप या फिर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ग्रुप में प्रेजेंट होगा या पैचेस में, छोटे छोटे पार्ट्स बहुत जगह प्रेजेंट एक जगह ही होंगे, उसको पैचेस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखना है तो काऊ, शीप और डियर आप लिख लो। एग्जाम्पल इज काऊ, शीप और डियर। अच्छा, एक चीज़ और, कैमल में और जिराफ में, कैमल और जिराफ की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर डिफ्यूज और कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा, मतलब डिफ्यूज टाइप के स्कैटर्ड विलाई भी पाए जाते हैं और कॉटिलेडनस टाइप के विलाई भी पाए जाते हैं। तो कैमल और जिराफ, ये दो आप लिख लेना। कैमल और जिराफ के पास डिफ्यूज एंड कॉटिलेडनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा मौजूद रहता है, मिक्स रहता है, मिक्सचर रहता है दोनों का, ठीक है, जिराफ और कैमल, ऊंट और जिराफ में। थर्ड टाइप है आपका जोनरी प्लेसेंटा, सी हो गया जोनरी, ZONARY प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा की अगर अपन बात करें, क्या है जोनरी प्लेसेंटा? जोनरी प्लेसेंटा में विलाई जो है वो बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। विलाई प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स या फिर रिंग्स। विलाई जो प्रेजेंट होगा वो बैंड के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। विलाई कोरियोन के लेयर पे बैंड या रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे अगर है लेयर तो उसके ऊपर इस तरह से, ये हो गई लेयर इसकी, तो या तो समझो कि इसको घेर के रखा हुआ है रिंग की तरह या बैंड की तरह चिपका हुआ है। तो जोनरी प्लेसेंटा में विलाई जो है वो बैंड के या फिर रिंग्स के रूप में प्रेजेंट रहेगा। दो टाइप के होते हैं जोनरी प्लेसेंटा, या तो कंप्लीट होंगे या इनकम्प्लीट होंगे, मतलब कंप्लीट बैंड होंगे या इनकम्प्लीट बैंड होंगे। तो जोनरी प्लेसेंटा दो टाइप के हैं, एक हो गया कंप्लीट, टू टाइप्स
एक हो गया कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, दूसरे हो गए आपके इनकम्प्लीट। कंप्लीट वाले में आते हैं आपके डॉग और कैट्स, कंप्लीट प्लेसेंटा में आएंगे डॉग्स एंड कैट्स, और इनकम्प्लीट प्लेसेंटा में आएंगे रकून। इनकम्प्लीट प्लेसेंटा में आएंगे रकून्स। सो कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा डॉग एंड कैट, कंप्लीट रिंग, कंप्लीट पैच, सॉरी कंप्लीट रिंग या कंप्लीट बैंड होगा। इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा में होंगे रकून्स, यहाँ पे इनकम्प्लीट बैंड या इनकम्प्लीट रिंग्स मौजूद होगी। और फाइनली फोर्थ वन होता है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, अच्छा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है ये सब विलाई का शेप है, बैंड्स हैं, रिंग्स है, ये शेप है विलाई का, ये सब विलाई है। जोनरी प्लेसेंटा किस आधार पे है? विलाई के शेप के आधार पे। कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा विलाई के शेप के आधार पे, तो विलाई का शेप जो है यहाँ पे रिंग या बैंड की तरह होगा। और फाइनल आता है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। फोर्थ वन जो है वो है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, मतलब यहाँ पे जो विलाई होगा वो डिस्क शेप होगा, डिस्क शेप्ड विलाई। तो डिस्क शेप्ड विलाई हो गया। इसमें दो तरह के आपके डिस्कॉइडल प्लेसेंटा होते हैं, एक मोनोडिस्कॉइडल, एक बाइडिस्कॉइडल, मतलब सिंगल डिस्क और डबल डिस्क। तो एक हो गया मोनोडिस्कॉइडल और एक हो गया बाय डिस्कॉइडल। मोनोडिस्कॉइडल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मैन और रैबिट, और बाइडिस्कॉइडल का मंकी, मैन या फिर रैबिट, और इसका हो गया मंकी। तो ये थे टोटल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा जितने हमें डिस्कस करने थे। अलग अलग बेसिस पे, एक विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन या विलाई के शेप के आधार पे हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा क्लोजनेस के आधार पे कि फीटल और मैटरनल टिश्यू में के बीच में क्या क्लोजनेस है, और तीसरा लेयर्स के आधार पे। तो ये तीन बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर ली प्लेसेंटा की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए वो सारे आपने नोट भी किए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के और टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।